हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर सेशन ऑन दिस चैनल। तो मैं जय वाछाणी आपका आप ही के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं जीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर। और ये सेशन आपके लिए खूब बहुत ही खूबसूरत होता है हर बार की तरह, क्योंकि यहाँ पे हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी हमें एक्साइटमेंट देती है क्योंकि हमें ये क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं और इसके बेसिस पे हमें कौन कौन से टॉपिक है जो कि टच करते करते चलना है, जिससे हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो हम बेहतर तरीके से अटेंड कर पाए। तो इसी सीरीज में मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ जीपीएससी का इरिगेशन 2014 का पेपर। इसी पेपर में तकरीबन 100 क्वेश्चन है सिविल के रिलेटेड। ओके, और 100 क्वेश्चन थे नॉन टेक से। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस। ओके, तो पहले पार्ट में हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट रिक्वायर वाटर सीमेंट रेशियो नॉट लेस देन। ओके, तो वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो रेंज क्या होती है वाटर सीमेंट रेशियो की, वो आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मली रेंज होती है 0.4 टू 0.6 के बीच में हम लेते हैं वाटर और सीमेंट का रेशियो। यहाँ पे मीडियम स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे मिनिमम क्या लेंगे हम, यहाँ पे 0.4। 0.4 हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास ब्रिक को अगर हम 24 घंटे के लिए पानी में रखें तो वो कितने परसेंट से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, वो ब्रिक्स के जो भी नॉर्मल वेट है उसका ब्रिक्स का, उसके रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स के लिए यहाँ पे हमें पूछा गया है, तो आंसर 20% हो जाएगा। बट आपको फर्स्ट क्लास के अलावा सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और बिल्डिंग स्टोन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वो सब डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स, ये 4 कैटेगरी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपको तो इसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो कितना परसेंटेज वाटर, इससे ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब करना चाहिए ब्रिक्स को। तो फर्स्ट क्लास है, तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, 10.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और एब्जॉर्प्शन रेशियो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास है, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और उसका 22% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। थर्ड क्लास का 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और उसको 23% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और कॉमन बिल्डिंग्स की ब्रिक्स की स्ट्रेंथ हो जाएगी 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और उसको 25% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, तो ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इससे बेसिस पे इस टेबल में से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स, 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपको कितनी ब्रिक्स चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना, नंबर बताना है ब्रिक्स का, कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे हमें चाहिए होगा। तो पहले हमें निकालना आना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो नीचे में क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो भी एक ब्रिक्स का जो भी डायमेंशन होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो क्या होगा यहाँ पे 0.20, 0.10 और 0.10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 500 आ जाएगा, मीन्स कि हमारा आंसर यहाँ पे 500 हो जाएगा। तो आपको इससे रिलेटेड 200 और चीज़ पता होनी चाहिए कि ब्रिक्स की 2 साइज होती है। एक तो होती है स्टैंडर्ड साइज और दूसरी होती है नॉमिनल साइज।
ओके, स्टैंडर्ड साइज क्या होती है 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर्स में होती है, और नॉमिनल साइज 20 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर में। ये 20 क्यों हो गया, क्योंकि उसमें जब हम वॉल बनाते हैं तो उसके ब्रिक्स के ऊपर नीचे साइड में सब मोटार होता है, ठीक है। तो जो मोटार की थिकनेस है वो नॉमिनल में हमने कंसीडर कर ली है, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले में भी ये नॉमिनल साइज लिया है, क्योंकि 1 मीटर क्यूब की जो दीवार होती है उसमें मोटार प्लस ब्रिक्स दोनों होते हैं, इसलिए हमें ये मिक्स डायमेंशन लेना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ली कैटेलियर डिवाइस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। ली कैटेलियर जो कि एपरेचर्स है उसका यूज हम किस चीज के लिए करते हैं, तो उसका यूज करते हैं हम साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए। इसमें जो लाइम की क्वांटिटी होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम ली कैटेलियर एपरेटस का यूज करते हैं, ठीक है। और सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को फाइंड करने के लिए हम विकार्ट एपरेटस का यूज हम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू। टिम्बर की सीजनिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसमें जो सेप होता है उसको निकालने के लिए हम उसकी सीजनिंग करवाते हैं, ठीक है। जो उसमें सेप होता है उसको रिमूव करने के लिए सीजनिंग रिक्वायर होती है। बिफोर टेस्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वन शुड टेस्ट फॉर। आपको उससे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। Which of the following are followed to be changed while updating the project network? जब आप प्रोजेक्ट नेटवर्क को अपडेट करें तो नीचे में से कौन सी चीज चेंज होगी, तो कि अपडेट जब आप अपडेट करते हैं तब उसमें चेंज होगा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटी। ओके, यहाँ पे गलत लिखा है, डायरेक्शन नहीं आएगा यहाँ पे आएगा ड्यूरेशन। अपडेट करते हैं तब ड्यूरेशन में चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चेंज इन लॉजिकल रिलेशनशिप हम इसमें चेंज नहीं करते हैं। एडिंग और डिलेशन ऑफ द एक्टिविटी उसमें भी हम कुछ चेंज नहीं करते, ड्यूरेशन में चेंज होता है, मतलब ओनली वन हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल एक्टिविटी हैज, तो देखिए एक क्वेश्चन पिछले पेपर में भी पूछा गया था और यहाँ पे भी पूछ लिया गया है। तो क्रिटिकल एक्टिविटी में हम क्या लेते हैं, तो मैक्सिमम टाइम लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम, ड्यूरेशन बोले तो ड्यूरेशन, ठीक है। जब हम पूरे के पूरा समय ले लेते हैं तो फ्लोट तो कुछ बचने ही वाला नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 फ्लोट हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोपिंग इज रिक्वायर्ड ऑन पैरापेट वॉल फॉर। कोपिंग किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो कोपिंग रिक्वायर्ड होती है वाटर प्रूफिंग के लिए, ठीक है। सपोर्ट के लिए थोड़ी करते हैं हम कोपिंग। अमंग द गिवन सोइल द स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज हाईएस्ट। तो पहले एक बात समझिए, स्पेसिफिक सरफेस एरिया हाई कब होगा, जब उसका जो पार्टिकल का साइज है वो छोटा होगा। मतलब पार्टिकल का साइज जितना छोटा उतना उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा पार्टिकल्स कौन सा है, यहाँ पे तो क्ले के पार्टिकल सबसे छोटे छोटे होते हैं, तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होगा। कम किसका होगा, ओबियस ग्रेवल का सबसे कम होने वाला है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्ले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पिक्नोमीटर मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। पिक्नोमीटर मेथड हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, कौन सी चीज के लिए फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड, यहाँ पे आंसर नहीं होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट, ये दोनों चीज को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पिक्नोमीटर मेथड। द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू। यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में आपको पूछा गया है, आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि आईपी, और आईपी मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट,
ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसके साथ साथ आपको लिक्विडिटी इंडेक्स भी पता होना चाहिए, यानी कि IL, नेचुरल वाटर कंटेंट, प्लास्टिसिटी लिमिट, प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है। इसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स का भी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन IP। ओके, ये दोनों फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि ये भी पूछ ले। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज द कंटेंट एट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पे हम OMC कहते हैं। किस तरीके से, तो समझिए इस बात को। हम ऐसा कोई यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, मालूम है आपको, यहाँ पे ड्राई डेंसिटी इंडिकेशन होती है और यहाँ पे वाटर कंटेंट। ओके, तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पिक पॉइंट है जिसको हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं। उसी लेवल पे जो भी यहाँ पे डेंसिटी होती है उसको हम डाई डेंसिटी मैक्सिमम कहते हैं। तो जहाँ पे डाई डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, ठीक है। तो ये दोनों का ये रिलेशन है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे कॉम्पैक्टिंग ऑफ अ सोइल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जो सोइल का कॉम्पैक्शन होता है वो उसको हम किस चीज में मेजर करते हैं, ऑब्वियस थिंग्स ड्राई डेंसिटी में उसको हम मेजर करते हैं। तो आप जैसा कि आप सबने अभी देखा अगले क्वेश्चन में कि जैसे ड्राई डेंसिटी इंक्रीज करते हैं मॉइस्चर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिलता है, इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। इन स्टोन मेसनरी स्टोन द शुड बी लेड, स्टोन मेसनरी स्टोन should be laid such that pressure on each stone is, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू इट्स लेमिनेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 90 डिग्री पे प्रेशर होता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। फ्रॉग ऑफ ब्रिक्स इज मेड ऑफ इट्स, तो फ्रॉग कहाँ पे होता है, अगर आपका कोई यहाँ पे ऐसे तरीके से ब्रिक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ऊपर इस तरीके से जो की बनी होती है उसको हम फ्रॉग कहते हैं। तो टॉप सरफेस पे फ्रॉग होता है ब्रिक्स की। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फॉर सीमेंट आर, सीमेंट के दो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट कौन से हैं जिससे इसके बिना सीमेंट बन नहीं पाता, तो वो है लाइम एंड सिलिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड। द वर्टिकल फेसिस ऑफ डोर ओपनिंग विच सपोर्ट द फ्रेम ऑफ द डोर आर कोल्ड, उसको हम जम बोलते हैं, ठीक है, जो सपोर्ट करता है। प्लानीमीटर इज यूज टू, प्लानीमीटर किस के लिए हम यूज करते हैं, तो एरिया ऑफ क्लोज फिगर, जो क्लोज फिगर होता है किसी भी, इसका एरिया मेजर करने के लिए हम प्लानीमीटर का यूज करते हैं। कौन सा प्लानीमीटर यूज करते हैं, तो एम्सलर प्लानीमीटर, ये चीज भी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। एम्सलर प्लानीमीटर हम यूज करते हैं नॉर्मली। रिलेटिव फिक्स पॉइंट ओपन नॉन एलिवेशन अबोव डेटम, तो जिसका एलिवेशन हमको मालूम हो, ऐसे डेटम पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे डेटम पॉइंट को हम कहते हैं बेंचमार्क। इमेजिनरी लाइन joining point of equal elevation on the surface of the earth represent, तो इसी को ही तो हम कहते हैं कंटूर लाइंस। ओके, जहाँ पे हम एक जैसे एलिवेशन को साथ में जोड़ के जो लाइंस बनाते हैं उसको ही हम कंटूर लाइंस कहते हैं। इफ होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 120 डिग्री इट्स रिड्यूस्ड बेयरिंग, तो उसका रिड्यूस्ड बेयरिंग क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए ये हमारे क्वाड्रेंट्स है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो 120 डिग्री लाई कहाँ करेगा, ये यहाँ पे कहीं पे 120 डिग्री लाई करेगा। तो ये पूरा 180 होता है, तो यहाँ पे ये एंगल कौन सा हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है।
तो एक क्वाड्रेंट में ये एंगल पड़ा है साउथ ईस्ट में, तो साउथ 60 डिग्री ईस्ट, तो यहाँ पे बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। इसलिए द प्रोफाइल लेवलिंग इज यूजुअली डन फॉर डिटरमाइनिंग, जो प्रोफाइल लेवलिंग होती है यूजुअली हम किस चीज को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं? एलिवेशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसका सही आंसर हो जाएगा। द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट फॉर एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन। कर्वेचर और रिफ्लेक्शन को एलिमिनेट करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं लेवलिंग में? तो रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग में कौन सी एरर जो दूर नहीं होती है? तो वो है पैरेलैक्स एरर, वो दूर नहीं होती है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन अ डैम इज गिवन बाय, ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी, W²/2, ठीक है। इन वाटर बाउंड मैकेडम द रोड बाइंडिंग मटेरियल इज, रोड बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है यहाँ पे? तो कि ब्रोकन स्टोन, यहाँ पे रोड बाइंडिंग एज अ मटेरियल होता है। द विथ फॉर्मेशन ऑफ अ रोड मीन्स द विथ इज, ये भी दूसरी बार पूछा गया क्वेश्चन है, द एम्बैंकमेंट एट द टॉप लेवल, ठीक है, उसको हम फॉर्मेशन विथ कहते हैं। IRC has a specified safe overtaking distance assuming the overtaking time required, overtaking time कितना रिक्वायर्ड होता है? तो एक कोडल प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑब्वियस आप सब कोडल प्रोविजन याद नहीं रख सकते, ऐसे कोई कोई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसे सिर्फ आपको ऐसे ही कर लेना है। ये है 9 to 4 सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोड पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन आप छोड़ दें तो फिर भी बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय रिजॉल्विंग द व्हील ऑफ अ व्हीकल मोर देन सर्कमफेरेंशियल मूवमेंट, इसका मतलब क्या है समझिए पहले आप। अगर ये कोई व्हील है, ठीक है, ये व्हील ट्रैवल कितना कर पाएगा? इसकी यहाँ पे जो पेरीमीटर है 2πr जितना, ठीक है, ये इतना ट्रैवल कर पाएगा, एक रिवॉल्व घूमेगा तब। अब 2πr से ज्यादा ट्रैवल कर जाए, ठीक है, इतना घूमने पर भी, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम स्किड कहेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा हो जाएगा तो स्किड, अगर कम होगा तो स्लिप, ठीक है, ये आपको याद रखना है। While calculating the side distance, the driver's side is above, ड्राइवर की साइड रोड से कितनी अबोव होती है? कहने का मतलब क्या है? तो समझ लीजिए एक कोई कार है, ठीक है, ये ड्राइवर की या जो साइड होती है वो रोड से कितनी ऊपर होती है? तो इसका आंसर है 1.2 मीटर, बट आपका आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो आपको यहाँ पे 120 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोड W, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में पूछा गया है, ठीक है, जो यूनिफॉर्मली UDL से थे यहाँ पे W, तो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा यहाँ पे? WL²/8, तो यहाँ पे C हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन हाइट h अबाउट द बेस, यहाँ पे बेस पे पूछा गया है। एक अगले पेपर हमने डिस्कस किया था, वहां पे सेंटर पे पूछा गया था, ठीक है। इतना चेंजेस होता है, वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि बेस पे क्या होता है और सेंटर पे क्या होता है। हमें अब फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अगर आपको सेंटर पे पूछे तो आंसर हो जाएगा BH³/36। अगर आपको यहाँ पे बेस पे पूछे
तो आपका आंसर हो जाएगा BH³ BS पे पूछा है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे BH³ हो जाएगा। ठीक है। एट यील्ड पॉइंट ऑफ अ टेस्ट पीस द मटेरियल, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर होगा अंडरगोस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है। द लोड ऑन स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, किसकी डिफिनेशन है ये? स्टिफनेस की डेफिनेशन है। द लोड ऑन स्प्रिंग पर यूनिट डिफ्लेक्शन, उसको बोलते हैं हम स्टिफनेस। अगला क्वेश्चन है द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ लॉन्ग कॉलम, यानी कि आपको लैम्बडा पूछा है यहाँ पे, एल अपॉन आर मिनिमम। क्या है? ये है लेंथ ऑफ द कॉलम, है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। कौन सा ऑप्शन है हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा? लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन, ये हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है पाई स्क्वायर EI 4L²। तो यूलर के इक्वेशन पे ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। यूलर का इक्वेशन क्या है? पाई स्क्वायर EI अपॉन L²। ठीक है। यहाँ पे L एज पर कंडीशन चेंज होता रहता है। चेंज किस तरीके से होता है? कंडीशन के रिलेशन पे। ठीक है। तो यहाँ पे जबकि यहाँ पे 4L² यूज हुआ है, L की जगह पे 4L² यूज हुआ है, मतलब L इज इक्वल टू 2L लिया गया है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो 2L कब होता है? हमने ये अगले पेपर में यहाँ पे 4 कंडीशन यहाँ पे मैंने आपको बताई थी। अगर दोनों एंड अगर हिंज है तो L इज इक्वल टू L हो जाएगा। अगर एक एंड हिंज और एक फिक्स है तो L इफेक्टिव L/√2 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ एक फ्री है और एक फिक्स्ड है तो L इज इक्वल टू 2L हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। द सेंटर लाइन मेथड स्पेशली एडोप्टेड फॉर एस्टिमेटिंग, सर्कुलर के लिए भी, हेक्सागोनल और ऑक्टागोनल, सभी चीज के लिए हम यूज करते हैं, मतलब ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर हो जाएगा। द रेशियो ऑफ 7 डे एंड 28 डे क्यूब इज यूजुअली, स्ट्रेंथ से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। 7 दिन में आपका क्यूब कितना परसेंटेज स्ट्रेंथ कैरी कर गेन कर पाता है? तो कि 65, तकरीबन 65 तक आपका जो भी क्यूब है वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, और 28 डे में तकरीबन 100% तक आपकी स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। तो ये दोनों चीज का रेशियो पूछा है आपको, तो क्या हो जाएगा? 0.65। इससे करीब करीब आंसर हमारा यहाँ पे 0.6 है, तो हम यहाँ पे ए टिक मार्क करेंगे। एज पर IS 456/2000 मिनिमम कवर ऑफ फुटिंग सेल बी, मिनिमम कवर आपका कितना होना चाहिए? तो फुटिंग के लिए मिनिमम कवर आपका होना चाहिए यहाँ इस क्वेश्चन के मुताबिक 50 mm। अगर आपको बीम का पूछे तो क्या होना चाहिए? 25 mm। स्लैब का पूछे तो 20 mm, और अगर कॉलम का पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 40 mm। अगला क्वेश्चन है द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर के बारे में पूछा है, तो सीधा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 0.7 √f(c)k। ये रप्चर का फॉर्मूला है, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। EC के बारे में पूछे तो 5000 √f(c)k, ये न्यू कोड है उसके मुताबिक है। अगर ओल्ड कोड के बारे में पूछे तो ये ओल्ड कोड में ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है।
ओल्ड कोड, जो पुराना कोड था उसमें इस तरीके से इंडिकेट किया था और नए कोड के मुताबिक ये आपका सही आंसर है। मतलब पहले क्वेश्चन में कोड पढ़ लीजिएगा। अगर IS 456 2000 दिया है तो ये, और अगर पुराना दिया है तो नीचे वाला। ठीक है, तो ये भी सही आंसर आपका कुछ कुछ क्वेश्चन में बन सकता है, बट आपको कोड देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा कोड मेंशन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी, इसमें कौन सी लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी नहीं है? तो टॉर्सन आपका यहाँ पे सर्विसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, when earthquake for wind load is taken into account the permissible stresses are increased, जब भी हम earthquake और wind load को ध्यान में लेते हैं तो परमिसिबल स्ट्रेसेस कितना बढ़ जाता है? तो 33.33% ये बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन अ सर्कुलर आरसी कॉलम इज, सर्कुलर कॉलम के लिए कितने वर्टिकल मिनिमम बार होने चाहिए? तो कि मिनिमम 6 बार होने चाहिए सर्कुलर कॉलम के लिए। अगर आपको रेक्टेंगल पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा 4 होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका कोई से रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का कुछ है तो इस तरीके से मिनिमम 4 बार तो आप यहाँ पे होने ही चाहिए। सर्कल का है तो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 बार आपको यहाँ पे होने ही चाहिए मिनिमम एज पर द कोड रिक्वायरमेंट। The IS 456 2000 maximum area of tension reinforcement shall not exceed, किससे ज्यादा होना नहीं चाहिए? तो मैक्सिमम 4% होता है। ठीक है, आपके एरिया के 4% हम स्टील लेते हैं, तो 4% मतलब यहाँ पे BD एरिया हो गया 4%, यानी कि 0.04, मतलब ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो गया है। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड गिवन वाइल रिड्यूसिंग वाटर कंटेंट, अगर हमें वाटर कंटेंट घटा के वर्केबिलिटी बढ़ानी है तो हमें एडमिक्सर का यूज करना पड़ेगा। पर हम कैसे एडमिक्सर का यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे सुपर प्लास्टिसाइजर का, जिससे वाटर कंटेंट कम हो जाएगा और आपकी वर्केबिलिटी भी बनी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पॉइजन्स रेशियो बताना है स्टील का। खास ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलास्टिक रेंज दी गई है। अगर आपको इलास्टिक रेंज दी जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 0.3, और अगर आपको प्लास्टिक रेंज दी जाए तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। ठीक है, 0.5 और किस चीज का पॉइजन रेशियो है? रबर का भी 0.5 है। ठीक है, द डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ, किस रेशियो के तहत हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं? तो स्पान टू डेप्थ रेशियो के तहत हम इसको कंट्रोल करते हैं। और आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि अगर कैंटिलीवर बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम हो और कंटिन्यूअस बीम हो, तो उसके लिए यहाँ पे क्या रेशियो दिया गया है। ठीक है, कैंटिलीवर के लिए 7, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 26। ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, बहुत सी एग्जाम में रिपीटेड है ये। लग एंगल इज यूज्ड एट द जॉइंट टू, लग एंगल हम क्यों यूज करते हैं? तो लग एंगल का यूज हम कनेक्शन की साइज को घटाने के लिए करते हैं, यानी कि रिड्यूस द लेंथ ऑफ जॉइंट। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय, बैटन के लिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? बैटन के लिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10%। अगर यहाँ पे लेसिंग पूछा होता तो
तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5%, लेसिंग के लिए 5%, बैटन के लिए 10%। और आज का आखिरी सवाल, द बीम रेस्टिंग ऑन पर्लिन आर नोन एज, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉमन ड्राफ्टर। ठीक है, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। ठीक है, आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और आपने यहाँ पे कुछ सीखा होगा कि आपको पता चले किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर का सिलसिला लगातार चलने वाला है जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए। तब तक हम जितने भी पेपर डिस्कस कर सकते हैं सारे पेपर डिस्कस करेंगे और हम PYQ सेशन लाते ही रहेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।